और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला किया। शरद पवार के सालगिरह पर एनसीपी लीडरों ने इन्हें वज़ीर आज़म बनाने का दावा किया था। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनसीपी के 10 मेंबरान पार्लियामेंट भी जीत नहीं पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे करने वाले आज इख्तिदार रहते हुए खामोश हैं, क्योंकि शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार बनाई हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इनका मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा महज एक दिखावा था। पवार जी को बहुत शुभकामनाएं हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। उनकी पार्टी जब से बनी तब से वो सपना देख रही है, लेकिन उनकी पार्टी 10 पार भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि ठीक है, आज आपका जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं लगातार ये कहता था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये हमारे संविधान में दिया नहीं जा सकता। तब यही कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग ये कहते थे कि नहीं मुस्लिम आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब शिवसेना के साथ ये सरकार में आए तो अब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उस समय वो ढोंग कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, मुस्लिम आरक्षण ये धर्म के आधार पर नहीं। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर रियासती वजीर नवाब मलिक का कहना है कि जब जब देवेंद्र फडणवीस शरद पवार साहब पर हमला करते हैं तो कोई मौजज़ा होता है। 2024 में भी मौजज़ा होगा। आपके जन्मदिन पर हम लोगों ने पवार साहब को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं की। पवार साहब की अगुवाई में सभी गैर बीजेपी दलों को इकट्ठा करने की बात की है। लेकिन देवेंद्र जी का ये कहना कि जिसकी संख्या 10 से आगे नहीं गई वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। लेकिन क्या देवेंद्र जी को ये पता है, जब आप स्कूल में थे तो देश की जनता ने बीजेपी को 2 संसद की पार्टी बना दी थी। डबल सीट बैठकर आपके सांसद पार्लियामेंट जाते थे। लोकतंत्र में कब क्या होगा ये जनता की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें लगता है जब देवेंद्र जी ने पवार साहब पर इस तरह की टिप्पणी की है, लोगों ने उसी तरह से रिएक्ट किया है। देवेंद्र जी ने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि पवार साहब की राजनीति खत्म हो गई, फिर आह्वान दे रहे हैं। हमें लगता है इस तरह के उनके आह्वान से ही कुछ चमत्कार होता है। 2024 में चमत्कार होगा, विपक्ष के दलों को इकट्ठा करेंगे और देश में सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी के खातून अरकान के खिलाफ काबिल एतराज तबसरे के इल्जाम में शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। रावत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्हें डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दिल्ली में मेरे खिलाफ मुझे पूछे बगैर कि क्या है, एक FIR दर्ज कर दी यूनियन टेरिटरी जहां देश के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है। उसका मतलब है ये पॉलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज़ दबाने के लिए किया है। CBI, ED, इनकम टैक्स अब तक मेरे पास नहीं पहुंच सके, क्योंकि मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। वो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। ठीक है, कर रहे। महाराष्ट्र हुकूमत सरमाई इजलास में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम कर देती है तो MIM आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। ये ऑफर है, ये सनसनीखेज ऐलान भी है MIM की जानिब से। MIM के रियासती सदर और रुकन पार्लियामान सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात का उन्होंने दोहराया कि अगर महाराष्ट्र के सरमाई इजलास में मुसलमानों को रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया जाता है तो हम अगले बॉडी इलेक्शन में, जो मकामी बॉडी इलेक्शन है, उसमें हम लड़ेंगे ही नहीं, यानी कि सीधा फायदा दूसरी जमातों को होगा। यहां तक के लिए MIM तैयार है। बात सुनने।
के लिए एमआईएम ने मुंबई के लिए रैली का ऐलान किया है। तिरंगा रैली महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से निकलेंगी। हमारे साथ इम्तियाज जलील साहब है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये रैली क्या है। जी सर। देखिए, पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी, उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मंत्री ये आमदार थे, उस वक्त बड़े जोर से है तो वो ये मांग करते थे विधानसभा के अंदर कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दिया है, तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं, तुम उनकी भलाई नहीं चाहते, तुम उनका विकास नहीं चाहते हैं। सरकार बदल गई, अब वो सत्ता में आ गए हैं। तो जब विपक्ष में थे तो आपके तेवर ऐसे थे, और जब सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र ही नहीं हो रहा। अब जब ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है तो या तो हमने अपने घर में बैठना कि नहीं साहब सब चल रहा है अच्छा, या आना लड़ना करके। तो हमने तय किया है कि हम आएंगे, रास्ते के ऊपर उतरेंगे करके। हमारा एक मराठा भाई जो है काका साहेब शिंदे, उसने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए उसने अपनी जान की आहुति दी। हम कल उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। औरंगाबाद से और दीगर अजला से जो रैली निकल रही है उसमें कितने लोग हैं? सर कल देखिए आप, इतना सिर्फ आपको मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की इस मुल्क की तारीख के अंदर इतना खूबसूरत मंजर आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा कि कई सौ गाड़ियां रास्ते के ऊपर रहेगी, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं रहेगी, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे देश का तिरंगा हम लहराते हुए हम मुंबई की तरफ जाएंगे। और इसलिए तिरंगा हम लगा रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के, तो हमारे वजीर आजम ने कहा है कि अमृत महोत्सव मनाओ, देश का अमृत महोत्सव साल भर मनाओ करके, तो हम जा रहे हैं। अब अगर पुलिस हमको बोलेंगे कि नहीं तो अमृत महोत्सव भी नहीं मना सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ये बॉम्बे में जो जलसा होगा तो उसमें कौन कौन? हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, हम रहेंगे, और देखिए लोग। आपने जैसा कि इसे पार्टी से ऊपर उठ के इसमें हिमायत मांगी थी, तो कितने पार्टियों का या लीडरों का सपोर्ट मिला? देखिए, किसका मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक अखलाकन तौर के ऊपर हमने तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, जो बड़े नेता है और जो ऐसे नेता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको सबको हमने पत्र दिए हैं। और हमने ये कहा है कि ये आप लोगों की खामोशी है, आप लोग अपने राजनीतिक नेताओं के तलवे चाटकर आज मुसलमानों को इतना पीछे कर दिए हैं करके। एक मर्तबा मुसलमानों के हक के लिए आप हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल हो, इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है श्रीनगर के जीवनपथ चौक में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। JKAP बस पर ये हमला हुआ है। श्रीनगर में मिलिटेंट हमला, और श्रीनगर के जीवनपथ चौक में मिलिटेंटों का ये हमला हुआ है। JKAP बस पर किया गया हमला बताया जा रहा है। और मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मंजूर, क्या तफसीलात मिल रही हैं इस हमले की? जी, ये जो हमला हुआ है अभी थोड़ी देर में हुआ है। ये इलाका है 5 कोर जवन इलाका है, वहाँ आर्मड पुलिस का जो ये सेंटर है वो यहाँ पे है। तो एक बस जो जवानों को ले जा रही थी, और जवन के करीब जब वो पहुंची तो वहां पर उस पर मिलिटेंटों ने हमला किया, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि 8 जो पुलिसकर्मी है वो जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये जो इलाका है, इस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है, और इसके करीब जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी जो गाड़ियों को रोक दिया गया है, और तलाशी कार्रवाई शुरू है। जो जिन मिलिटेंटों ने बस पर हमला किया था उनकी तलाश अभी जारी है। मंजूर, ये बस अगर ये मुनासिब हो सिक्योरिटी के हवाले से तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये बस जो है इस पर कितने लोग सवार थे, कितने जवान सवार थे, और ये बस कहां से कहां को जा रही थी? जी, ये जो बताया जाता है कि ये जो बस जो श्रीनगर से आ रही थी और अब जवानों को लेकर ये जो वहाँ इनका जो हेडक्वार्टर है, आर्मड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप भी है वहाँ ले जा रहे थे उस बस में इन जवानों को। तो लेकिन उसी दौरान ये हमला हुआ है। लेकिन ये जो हमारे पास जो अभी तक जो मैसेज आई है उसमें 8 जवानों की जख्मी होने की इतला है, और मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। जी, तो क्या एक ही बस थी मंजूर, या कई बसों का ये काफिला था?
ये बताया जाता था जो जब कार्रवाई होती है वो सुबह या शाम को होती है, लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये एक ही बस थी, उसी बस पर ये हमला किया गया था। तो श्रीनगर जो है, ऐसे तो कहा यह जाता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, खास तौर से श्रीनगर हिफाजत के नुक्ता नज़र से काफ़ी हसास है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिफाजती बंदोबस्त होते हैं, इंतजामात होते हैं, कई लेवल की सिक्योरिटी होती है, आर्मी का भी अमल दखल है, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है। फिर आखिर ये इसे क्या माना जाए? ये एक चूक है या एक तरह की लापरवाही है? क्या है ये? जी, अगर हम देखेंगे ये जो रूट है, ये रूट खरीव से मिलता है, खुनमू से मिलता है। ये रूट काफी इस पर हमेशा जो सिक्योरिटी होती है, सख्त सिक्योरिटी होती है। कभी भी मतलब इस रोड पर जो ये होती है, मतलब सिक्योरिटी के बगैर ये रोड कभी नहीं, क्योंकि इस रोड से मतलब जो है फौज की कार्रवाई चलती है, सीआरपीएफ की कार्रवाई चलती है, पुलिस की कार्रवाई चलती है। उसके बाद यहाँ हमेशा फोर्सेस का पहरा रहता है। उसके बावजूद भी हमला होना, ये इसको सिक्योरिटी की चूक मानेंगे, क्योंकि मतलब इस वक्त जो हमला हुआ है, और अगर हम मौसम की बात करेंगे, मौसम भी खराब है, तो शाम और सुबह के वक्त यहाँ काफी धुंध रहती है। धुंध का भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये जो हम कह सकते हैं मतलब ये सिक्योरिटी चूक ही मानी जाती है, क्योंकि ऐसे ये जो रोड है सिक्योरिटी के लिहाज से हमेशा मतलब टाइट रहता है। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है इसको चूक ही मानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर। इस खबर की मज़ीद तफसीलात हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी श्रीनगर में जिस तरह से ये हमले की खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट में खाली असामियों पर पुर करने के लिए नौकरी का ऐलान किया गया था, जिसके लिए इम्तिहान देने थे, लेकिन गुज़िश्ता कल इसका इम्तिहानी पर्चा लीक हो जाने से काबिनी वजीर बराए हाउसिंग जितेंद्र औहाड ने इम्तिहान की तारीख मनसूख कर दी और आइंदा माह होने का ऐलान किया। इस बात पर बीजेपी के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एतराज जताया। आज दोपहर थाने वाक़ जितेंद्र औहाड के बंगले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी सेना के कारकुनान पहुंच गए। बंगले पर काफी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और कई कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि एनसीपी और एबीवीपी कारकुनान में झड़प भी हुई। हर टाइम सगळ्या परीक्षा रद्द करतात लोक। रात्री 2 वाजता का कसली मीटिंग चालते? हर टाइम सगळ्या थाने क्राइम ब्रांच ने भिवंडी में 4 रोजा नौमौलूद बच्चे को फरोख्त करने के मामले में एक जोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नौजायदा बच्चे के वालिदैन वकील अंसारी और मुमताज अंसारी और फरोख्त करने वाले दलालों समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची का 1.5 लाख में सौदा तय हुआ था। यह सब कुछ थाने की एक होटल में हो रहा था, जिसकी सारी वीडियोज होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलवक्त पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर डोंबिवली के चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले कर दिया। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 5-6 दिन का जो बच्ची है उसको बेचने के लिए कोई जो ग्राहक ढूंढ रहे हैं, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली। इस हिसाब से हमने उस पर थोड़ा वर्कआउट करके हमारा ही जो डमी ग्राहक। और मालेगांव शहर में दिव्यांग सोसाइटी और लीला महात्रे प्रतिष्ठान मुंबई के इश्तराक से माजूरों के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें माजूरों को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली सहूलियात के मुतालिक मालूमात दी गई। इन्हें खुद कफील बनाने की गरज से ऐसी बैसाखियाँ दी गई हैं जो चंद मिनटों में कुर्सी में भी तब्दील हो जाती हैं। इसकी वजह से माजूर अपना रोज़गार भी कमा सकता है। इस रोज़गार के लिए सोसाइटी की जानिब से इन्हें 2500 रुपये की मदद भी की गई। उन्होंने फ्री में दिया और आज हमारा साथ दिया और हमको इस जो तो शहर से रोजी रोजगार करने का आगे जो है तो हमें हिम्मत हौसला दिया गया और हम इसी शहर से। नांदेड़ में डॉक्टर अर्शिया कौसर की तसनीफ करदा किताब तवाफ आलम का इजरा आलमी शोहरत याफ्ता शायरा लता हया के हाथों में अमल में आया और उर्दू घर नांदेड़ में किताब की रस्म इजरा और कुल हिंद मुशायरे की बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मरहूम मोहम्मद यूसुफ खां उर्फ दिलीप कुमार की 99वीं यौम पैदाइश के ज़िम्न में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। नांदेड़ उर्दू घर का ये सबसे पहला अदबी प्रोग्राम बन गया है। मुक़र्रिर ने अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अर्शिया कौसर की यह किताब तवाफ़ आलम उर्दू अदब का एक कीमती सरमाया है। इतनी कम उम्र में किताब तसनीफ़ करके डॉक्टर अर्शिया कौसर ने काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी किताब तवाफ़ आलम का रस्म इजरा हुआ है मोहतरमा लता हया मैडम के मुबारक हाथों से, और इस वक्त कई मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे और तमाम कई अवाम इस वक्त मौजूद थे। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे आप सब अपनी दुआओं से नवाज़ें। तवील अरसे के बाद महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। नांदेड़ में आज पहले दिन तलबा में काफ़ी जोशो खरोश का माहौल देखने को मिला। स्कूल शुरू होने पर तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों में गैर मामूली खुशी का माहौल देखा जा रहा था। तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा ने तलबा की आमद पर इन्हें फूल देकर इसका इस्तकबाल किया। स्कूल के गेट पर कोरोना के अलामती गुब्बारे लगाए गए और इन्हें कोरोना वैक्सीन नुमा इंजेक्शन के जरिए फोड़कर कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन लेने की अहमियत को उजागर किया गया। साथ ही तलबा के हाथों को सैनिटाइजर भी लगाया गया। समाजी दूरी के उसूलों के तहत तलबा को क्लास में बिठाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी, कि बहुत अरसे के बाद तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, करीब 2 साल होने को आ रहे हैं और ये स्कूल आज खुल रहा है। कोरोना में बहुत सारे नुकसानात हुए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन का नुकसान हुआ बच्चों का। और अब कर्नाटक की सुर्खियां।